नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं। और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं। क्वार्टर बाय क्वार्टर उन कंपनीज़ को रिव्यू करता हूं, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करता हूं और उन कंपनीज़ पे भी वीडियोस बनाता हूं। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लैकबक लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी टू माय व्यूअर्स कि जो मैंने ब्लैकबक का एक्चुअली ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे, बट सम हाउ उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ गया और मुझे किसी ने बताया कि उसमें साउंड नहीं आ रही है। तो फिर मैंने उसको वापस जाके देखा तो वाकई में उसमें साउंड नहीं आ रही थी। तो आई बिलीव कुछ कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट टू ऑल माई व्यूअर्स। तो ब्लैकबक के बारे में बात फिर से शुरू करते हैं। तो कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है। तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सारे यू कैन से कि सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में ट्रकिंग बिजनेस का जो सेगमेंट है उसको ये कंपनी एड्रेस करती है। उस ट्रकिंग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो मैं इस कंपनी को बोलूँगा कि ओला एंड उबर ऑफ द ट्रकिंग बिजनेस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ओला एंड उबर जैसे ने टैक्सी ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम किया, टैक्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। और आज हम देखते हैं कि हम कितनी आसानी से ओला एंड उबर को उसकी ऐप पे जाते हैं और किसी आसानी से एक टैक्सी को बुक कर देते हैं। जबकि जब तक ओला एंड उबर नहीं आए थे उससे पहले एक टैक्सी को करना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट, बड़ा ही हैज़ल और काफ़ी एफर्ट वाला काम होता था। आपको अपने घर के आसपास या तो रोड पे, मेन रोड पे खड़े होना पड़ता था और हाथ दे के टैक्सी को रोकना पड़ता था, और या फिर आपको अपने घर के आसपास एक टैक्सी स्टैंड ढूंढना पड़ता था। वहाँ टैक्सी स्टैंड पे जाके आपको टैक्सी ओनर से बात करनी पड़ती थी और फिर वहाँ पे आपको रेट को निगोशिएट करना पड़ता था। और टैक्सी ओनर्स बड़ा हाई रेट बोलते थे, अपनी मनमर्जी का रेट बोलते थे। तो एक टैक्सी को करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। मुंबई वगैरह में शहरों में टैक्सी काफ़ी चलती थी तो वहाँ पे थोड़ा फिर भी आसान था। बट उसके लिए भी आपको टैक्सी के लिए आपको बाहर, अपने घर से बाहर मेन रोड तक जाना पड़ता था, फिर टैक्सी को हाथ देना पड़ता था। फिर वो टैक्सी की भी मर्जी होती थी कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टैक्सी को लेके। जो एक इंडिविजुअल एक टैक्सी करता है उसकी प्रॉब्लम थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओला एंड उबर ने एड्रेस किया, उसको सॉल्व किया, अपनी एक ऐप लेके आए। तो आज आप देखते हैं बड़ी आसानी से आप ऐप के थ्रू जाके टैक्सी को बुक कर लेते हैं। आपको किराया जो है, रेट जो है वो भी पहले से ही पता चल जाता है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं तो उसको पहले से ही आपको रेट वो ऐप पे दिखा देगा। टैक्सी अभी कहाँ है, कितनी देर में आप तक आएगी, वो भी आपको ऐप से ही पता चल जाता है। और आप पेमेंट भी ऐप से ही कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओला एंड उबर ने सॉल्व किया टैक्सी सेगमेंट में। तो इसी तरह से जो ब्लैकबक है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो ट्रकिंग का जो सेगमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स को कंपनी ये एड्रेस करती है और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और इसके इनका भी एक ऐप है। तो इस ऐप में ये काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे सर्विसेज ये ऑफ़र करते हैं जो ट्रकर्स को। तो देखते हैं एक बार इनके कौन से सारी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करते हैं और कौन से इनके बिजनेस वर्टिकल, जिस भी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं ऑफ कोर्स उसको एक बिजनेस वर्टिकल ये बना लेते हैं। तो देखते हैं एक बार, इन्होंने पूरे बिजनेस को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इनका कोर बिजनेस है, कोर सेगमेंट है, और एक इनका ग्रोथ सेगमेंट है। तो या एक थर्ड सेगमेंट भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट सेगमेंट। वैसे ये दोनों में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोर में भी और ग्रोथ सेक्टर में भी, ग्रोथ सेगमेंट में भी। तो कोर जो सेगमेंट है इनका, उसमें इनका आता है टोलिंग का बिजनेस। तो जैसे ट्रक्स चलते हैं तो ट्रक्स को जगह जगह, जैसे दिल्ली से अगर बेंगलोर ट्रक जाएगा तो रास्ते में कितनी जगह टोल पड़ेगा, हर टोल पे पैसे देने पड़ते थे ट्रक को। तो ये फास्टैग इशू करते हैं। तो ये फास्टैग अब ट्रक ओनर्स को, ट्रकर्स को इशू करते हैं और फास्टैग के थ्रू इनका ये टोल पे कर देते हैं जितने जो भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले आपको जो ट्रक ओनर है, जो ट्रांसपोर्टर है, उसको ट्रक ड्राइवर को कैश पैसे देने पड़ते थे एक अंदाजे से। तो उसमें इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं था वो, उसमें पैसे की बेईमानी भी होने का काफ़ी स्कोप था। तो इस प्रॉब्लम को एक एड्रेस किया। ये सबसे ज़्यादा फास्टैग सेल करने वाली कंपनी है आई बिलीव। तो ये अब ये फास्टैग के थ्रू अपना जो है टोल पे पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक इनका टोलिंग बिजनेस है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। दूसरा जो इनका एक और सेगमेंट है वो फ्यूलिंग का सेगमेंट है। अब ट्रक देखिए, ट्रक एक तो वैसे ही फ्यूल की बहुत हाई कैपेसिटी रखता है कोई भी ट्रक। अगर उसको पूरा टैंक फुल करवाना है तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एक ट्रक में डलता है। और
जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से बेंगलोर का ही एग्जांपल लें, तो दिल्ली से अगर बेंगलोर ट्रक से जाना है सामान, तो कितनी जगह उसको फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी, फ्यूल फिल करवाना पड़ेगा। तो पहले वही अगेन एक ट्रक ओनर को, ट्रांसपोर्टर को कैश में पैसे देने पड़ते थे अपने ट्रक ड्राइवर को, और फिर वही उसमें काफ़ी स्कोप था बेईमानी का, और काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम था ये फ्यूलिंग का। तो इन्होंने उसमें भी उसको भी एक प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया। तो इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं, जो जिनके हम पेट्रोल पंप्स देखते हैं, ऑयल इंडिया या HPCL, BPCL, ये जितने भी कंपनीज़ हैं जिनके पेट्रोल पंप हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने उन कंपनीज़ के साथ टाई अप किया ब्लैकबक ने, और उनके एक फ्यूल कार्ड्स उनसे लिए। तो वो फ्यूल कार्ड इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को दिए, वो एक फैसिलिटी अपनी ऐप के थ्रू दी इन्होंने। तो अब ये जो पेमेंट है पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पे फ्यूल कार्ड से पेमेंट हो जाती है, तो कैश का लेन देन जो है वो ख़त्म कर दिया। तो वो जो इनएफिशिएंसी थी उसको इन्होंने एड्रेस किया। तीसरा इनका जो बाकी कुछ सर्विसेज ये देते हैं जो टेलीमेटिक्स सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि GPS ट्रैकिंग ऑफ द ट्रक। अब ट्रक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, इतना लंबा डिस्टेंस है, अगेन दिल्ली से अगर बेंगलोर का एग्जांपल लें तो इतना लंबा डिस्टेंस है, ट्रक कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कहाँ पे पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, तो ये सारा जो ट्रैकिंग है ये GPS के थ्रू ये ऑफ़र करते हैं कि आप ट्रक को ट्रैक कर सकते हैं। चौथा, ये जो फ्यूल सेंसर का भी एक ये ऑप्शन देते हैं, तो इनके ऐप के थ्रू एक फ्यूल सेंसर का ऑप्शन है जिसमें पता चल जाता है कि कितना फ्यूल अभी तक यूज़ हो गया, कितना बचा है, तो एक फ्यूल सेंसर का ऑप्शन देते हैं ये। तो ये सब ये ऐप के थ्रू देते हैं। तो ये इनका कोर बिजनेसेस हैं। इसके अलावा इसमें ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं, बट उसकी बात बाद में करेंगे। ये इनका कोर बिजनेस हो गया। तो टोलिंग का बिजनेस, फ्यूलिंग का बिजनेस और टेलीमेटिक्स जिसमें फ्यूल सेंसर आ गया, GPS ट्रैकिंग आ गई, ये इनका कोर बिजनेस है। सेकंड, अगर इनका ग्रोथ बिजनेस देखें तो ग्रोथ बिजनेस का मतलब ये है कि कोर बिजनेस का मतलब ये था कि ये सारे बिजनेसेस इनके प्रॉफिटेबल हैं, इनसे इनको पैसा आ रहा है, इससे इनको कैश आ रहा है, इनकम आ रही है, कमाई हो रही है। दूसरा, अब इनका जो ग्रोथ बिजनेस है, ग्रोथ बिजनेस अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी ग्रोथ फेज़ में है, तो अभी उसमें इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो इसलिए ग्रोथ बिजनेस एक अलग इन्होंने सेगमेंट में अपने बिजनेस में ग्रोथ बिजनेस को अलग सेगमेंट में रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इनका जो मेन जो भी बड़ा काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है वो सुपर लोड का बिज़नेस है। तो सुपर लोड का बिज़नेस क्या है? सुपर लोड क्या है कि जैसे ट्रक फिर से दिल्ली से अगर बेंगलोर गया तो पहले ट्रक को खाली आना पड़ता था। अब दिल्ली से तो उनको शिपमेंट मिल गई बेंगलोर ले जाने की, बट बेंगलोर से वापस खाली आएगा। तो ये बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम था, इससे काफ़ी पैसे भी वेस्ट होते थे। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की है ब्लैकबक ने। तो अब क्या करते हैं कि ये इनका ऑलरेडी जो शिपर्स के साथ तो ऑलरेडी इनका कांटेक्ट है, तो ये अपने उन शिपर्स को एज ए क्लासिफाइड अपने ऐप पे डाल देते हैं कि ये शिपर्स अवेलेबल है। तो बेंगलोर, जैसे दिल्ली से बेंगलोर ट्रक पहुंचा और बेंगलोर पहुंच के वहाँ पे ट्रक खाली आने की बजाय वहाँ पे देख लेगा ट्रकर कि अच्छा वापस दिल्ली जाने के लिए भी एक शिपमेंट अवेलेबल है, तो उसको ये अवेल कर लेगा। तो इस तरह से ये क्लासिफाइड सर्विस, सुपर लोड जिसे कहते हैं, वो ये सर्विसेज देते हैं। तो अब ये वापस आना इनका बेकार नहीं गया, वो खाली वापस नहीं आएगा, वो वहाँ से शिपर का सामान लेके वापस आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी ले आए इस पूरे सिस्टम में, और सोचिए ये कितनी बड़ी एफिशिएंसी है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने एड्रेस किया थ्रू सुपर लोड। तो ये अभी ग्रोथ फेज़ में है। अभी मेनली ये बेंगलोर और हैदराबाद में इसको लॉन्च किया हुआ है और फुल फ्लैश तरीके से। और अभी Q4 में जैसे कि कंपनी ने बताया कि और फर्दर इन्होंने 15 सिटीज़ में इसको लॉन्च कर दिया है। तो बेंगलोर और हैदराबाद में इनका अच्छे खासे लेवल पे ये ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक इनका ग्रोथ बिजनेस का सबसे बड़ा वर्टिकल है, और ये इनका ऐसा वर्टिकल है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, इस सुपर लोड के बिज़नेस को कंपनी ने सक्सेसफुली स्केल अप कर दिया, तो गोइंग फॉरवर्ड बहुत ग्रोथ आ सकती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है कंपनी के लिए, इस पर डेफिनेटली नज़र रखनी पड़ेगी। और दूसरा जो इनका वर्टिकल है वो व्हीकल फाइनेंस का वर्टिकल है। तो जैसे कि कंपनी ने रियलाइज़ किया कि जितने भी ट्रकर्स होते हैं इनको नए ट्रक्स भी खरीदने पड़ते हैं या ओल्ड ट्रक्स भी खरीदने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी इनको फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी ने इस वर्टिकल इस प्रॉब्लम को भी अपने बिजनेस वर्टिकल में ये लोग ले आए। तो ये भी ग्रोथ वर्टिकल है अभी इस कंपनी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये खुद से फाइनेंस नहीं करते डायरेक्टली, इन्होंने NBFCs जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये डेटा इनके पास रहता है,
तो जैसे ही ट्रक किसी को ख़रीदना होता है तो ये एनबीएफसी से उसका कांटेक्ट करवा देते हैं और फिर वो एनबीएफसी अपना अंडर राइटिंग करती है और उनको फाइनेंस करती है। तो अगर टोटल इनका देखिए कहीं कहीं पे ये खुद भी फाइनेंस करते हैं, क्योंकि एनबीएफसी जब अपना अंडर राइटिंग करती है तो हर एक ट्रक बायर पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर इनकी टोटल ऐसे बुक का डिवीजन देखें तो 90% जो बुक है फाइनेंसिंग की बुक है वो एनबीएफसी के बुक्स में है। जो 90% फाइनेंस है वो एनबीएफसी की बुक्स पे है। 10% फाइनेंस इन्होंने अपनी बुक में लिया हुआ है, यानी कि जिनको इन्होंने खुद फाइनेंस किया हुआ है। तो 90-10 का रेशियो है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को जैसे एनपीए वगैरह का एक कंसर्न रहता है एनबीएफसी के केस में या फाइनेंसिंग के केस में, तो इनका बुक बहुत छोटा है, 10% का ही है। इनके अपने बुक्स में 10% ही है। ये ज़्यादातर मैक्सिमम 90% एनबीएफसी से ही फाइनेंस करवाते हैं, तो वहाँ पर इनका एक कमीशन बन जाता है। तो वो एक इनका बिजनेस है। तो ये एक बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ चल रही है। और कंपनी ने बोला भी है कि इस बिज़नेस को ये जल्दी ही आई थिंक बाय द एंड ऑफ FY27 ये कोर बिजनेस में ले आएंगे। अभी ये ग्रोथ बिजनेस में है, ग्रोथ फेज में है, तो ग्रोथ वर्टिकल में आ रहा है इनका, इसको एक कोर वर्टिकल में ले आएंगे। और इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं, क्योंकि ट्रकिंग बिजनेस बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। इस बिज़नेस में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस किया जा सकता है। तो कंपनी हर प्रॉब्लम को पिक करके उस पर एक्सपेरिमेंट करती है, ट्रायल करती है कि इसको बिज़नेस वर्टिकल बनाया जा सकता है, इसमें कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकलती है नहीं निकलती। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो जब इनका लगता है कि हाँ इसे बिज़नेस वर्टिकल बनाया जा सकता है तो फिर उसको ये अपने ग्रोथ बिजनेस में लेके आते हैं। तो अगर साइकिल देखें, पहले एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं, फिर ये उसमें जब देखते हैं कि हाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको एक ग्रोथ अपने सेगमेंट में लेके आते हैं, और फिर और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको स्केल अप करते हैं ग्रोथ फेज़ में। और जब वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, जब उससे कैश जनरेट होने लग जाता है, फिर ये उसको कोर सेगमेंट में ले आते हैं, फिर वो उनका कैश काउ एक तरह से बन जाता है। तो एक्सपेरिमेंट, ग्रोथ और फिर कोर, ऐसे इनका पूरा ये साइकिल चलता है। तो ये बिज़नेस तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसका अगर कंपटीशन भी देखें तो कोई ख़ास इसका कोई कंपटीशन है नहीं। और ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट बिज़नेस भी है, क्योंकि जितने भी जो ट्रांसपोर्ट में जो भी बिज़नेस होता है, इवन जैसे ओला उबर ने टैक्सी में किया, या ये ट्रकिंग बिज़नेस में ये ब्लैकबक कर रही है, तो ये बड़ा ही एक जैसे कहते हैं एक यूनियन टाइप ऑफ, एक कार्टेलाइजेशन टाइप ऑफ बिज़नेस होता है। इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये कंपनी एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम कर रही है और अभी तक सक्सेसफुली ये करती आ रही है। तो ये बिज़नेस बहुत ही एक्साइटिंग बिज़नेस है। अगर इस बिज़नेस को कंपनी ने रियली में क्रैक कर लिया और स्केल अप कर लिया तो इसमें बहुत ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हो गया कंपनी का ओवरऑल एक बिज़नेस मॉडल। जैसे कि हम हमेशा किसी भी कंपनी का जब एनालाइज करते हैं तो एक बिज़नेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस मॉडल समझ नहीं आएगा तो फिर सिर्फ नंबर्स का अगर खेल रह जाएगा, सिर्फ नंबर्स की ही बात करनी है तो वो तो बहुत ईजी है कि कंपनी नंबर्स अपने हर क्वार्टर दे ही देती है। तो लेकिन बिज़नेस मॉडल अगर समझ नहीं आएगा तो फिर वो नंबर्स और बिज़नेस मॉडल रिलेट नहीं करेंगे, तो आप फ्यूचर का जो आपको एक आइडिया लगाना रहता है वो नहीं लगेगा। तो ये कंपनी का पूरा एक टोटल बिजनेस मॉडल हो गया। अब कंपनी के नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके Q3 के नंबर्स अगर हम देखें, जो Q3 FY26, तो कंपनी के Q4 के भी हालांकि नंबर्स आ चुके हैं तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन दोनों क्वार्टर्स को एक साथ देख लेते हैं कि कंपनी की कैसी ग्रोथ चल रही है। तो Q3 FY26 में कंपनी की ग्रोथ रही थी 53% रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि सेल्स ग्रोथ, तो YOY सेल्स ग्रोथ, यानी कि कंपैरेटिव टू Q3 FY25, तो वो 53% की ग्रोथ रही थी, जिसमें कोर सेगमेंट में 31% की ग्रोथ थी और ग्रोथ सेगमेंट में इनकी 271% की ग्रोथ थी। ऑफ कोर्स ग्रोथ सेगमेंट अभी छोटा था और ग्रोथ फेज में ऑफ कोर्स तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ रहेगी परसेंटेज वाइज। और एबिटा में इनकी 49% की ग्रोथ थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट, उसमें इनकी यानी कि Q3 FY25 वो इनका लॉस मेकिंग था, तो कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। तो पैट इनका 31 करोड़ का रहा था। अब इनके अगर कुछ जैसे कहेंगे मीट्रिक्स की बात कर ले, जैसे KPIs कह सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो जिस पे इस कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, वो अगर देखें तो एक इनका टोलिंग ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो जैसे टोलिंग मैंने बताया कि जो टोल पे पेमेंट करते हैं ये फास्टैग के थ्रू पेमेंट होती है, तो उसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू तो वो Q3 FY26 में 24% से इंक्रीज़ किया था। तो इसमें काफ़ी अच्छी इसमें कंपनी में ग्रोथ चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टोटल इनके जो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स थे, यानी कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो कितने ट्रक ऑपरेटर्स इनके ऐप के थ्रू, इनकी सर्विसेज के थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहे हैं,
वो उसमें 13% की ग्रोथ थी। अभी Q3 FY26 में इनके तकरीबन 8,31,348 इनके ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स थे, जो ट्रकर्स थे जो इनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। और यूज़र्स जो हैं, कितने ट्रकर्स इनके मोर देन टू या मोर देन टू सर्विसेज को ले रहे हैं, उसमें भी 20% की ग्रोथ थी। अब तो तकरीबन 41,900 सॉरी 4,19,922 ट्रकर्स थे जो 2 और मोर देन 2 सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टोटल जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसकी टोटल जो पेमेंट्स है, टोटल वैल्यू वो कितनी रही, वो तकरीबन 7,500 करोड़ की रही थी Q3 FY26 में। उसमें भी 23% की ग्रोथ थी। और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी अगर हम देखें तो वो 17.31 करोड़ थे, तो उसमें भी तकरीबन 20% की ग्रोथ थी। तो जितने भी इनके KPIs हैं, जितने भी मेजरेबल KPIs हैं जिन पे इस कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, उन सब में अच्छी खासी ग्रोथ Q3 FY26 में आई है। इसके अलावा कंपनी के 10,000 फिजिकल टच पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि जितने भी एक्चुअली इनको कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए अपने टच पॉइंट्स, अपने छोटे छोटे ऑफिसेस खोलने पड़ते हैं जहां से ये अपने कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं। तो वो इनके 10,000 टच पॉइंट्स इनके टिल Q3 FY26 थे। और तकरीबन 80% डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी प्रेजेंस भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दैट वाज दी Q3 FY26 के नंबर्स। तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब आते हैं जो इनके लेटेस्ट Q4 FY26 के जो नंबर्स आए हैं उसमें देख लेते हैं अभी जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो अगेन रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो दैट इज़ 53%। तो रेवेन्यू में इनकी ग्रोथ बरकरार है, बनी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर कोर सेक्टर की ग्रोथ देखें, रेवेन्यू को अगर ब्रेक करें कोर सेक्टर ग्रोथ सेक्टर, तो कोर सेक्टर में इनकी ग्रोथ 29% की है और ग्रोथ में 304% की है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर टोलिंग अगर इनका वो देखें एबिटा, तो एबिटा इज़ 38% की ग्रोथ। तो एबिटा में भी ये एडजस्टेड एबिटा होता है, तो इसमें भी 38% की ग्रोथ रही है। और पैट अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो Q4 FY26 प्रॉफिटेबल था, उसमें तकरीबन 33 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी Q4 FY26 में बढ़ के 66 करोड़ हो गया। तो तकरीबन 100% की पैट में ग्रोथ रही है। तो ग्रोथ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ हो, एबिटा ग्रोथ हो या पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ हो, कंपनी ने तीनों जगह अच्छी ग्रोथ दी है। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। ऑफकोर्स जैसे जैसे ये और ज़्यादा एक्सपेंड करते रहेंगे, जैसे जैसे इनके ग्रोथ सेक्टर में और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, इवन कोर सेक्टर में भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलता रहेगा। तो ये यहाँ तक कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है उसकी भी मैं आगे अभी बात करूँगा। पहले Q4 FY26 के नंबर्स देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 27%, जैसे मैंने बताया कि जो टोलिंग में जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यानी कि टोटल जितना ये टोल के थ्रू पेमेंट, टोल पे पेमेंट करते हैं अपने फास्टैग के थ्रू, उसमें 27% की ग्रोथ रही है। तो यहाँ पे भी नंबर्स इनके अच्छे हैं। और इनके पैट के अगर हम नंबर्स देखेंगे, एक पॉइंट जो इसमें नोटिस किया है, जो शायद इन्वेस्टर्स को अगर जो नंबर्स को ट्रैक करते हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि अगर अभी इस साल जो Q4 FY26 से जो अभी रिसेंटली नंबर आए हैं, उसमें अगर ये कंपैरिजन में देखेंगे Q4 FY25 के नंबर से, अगर ये पैट नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पैट कम हुआ है, पैट में डी ग्रोथ हुई है। क्योंकि Q4 FY25 में 280 करोड़ का पैट था, जो कि अभी जो है 66 करोड़ का पैट है। तो ऐसा लगेगा कि ये पैट में डी ग्रोथ हुई है, लेकिन वो डी ग्रोथ नहीं है। वो 280 करोड़ वन ऑफ था, उसमें एक वन ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट था। तो उनके जो एक्चुअल जो पैट था, अगर हम इस टैक्स एडजस्टमेंट को निकाल दें, वन ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट को निकाल दें, तो Q4 FY25 में पैट इनका नंबर था 33 करोड़। तो इससे कंफ्यूज ना हो, तो ये पैट में डी ग्रोथ नहीं हुई है, पैट में 100% की ग्रोथ हुई है। वो वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट था Q4 FY25 में। तो अभी इनका जो पैट आया वो 66 करोड़ है, तो उसको हमें 33 करोड़ से कंपेयर करना है, तो पैट डबल हुआ है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन देना था।
तो अभी इनके अगर देखें एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो जो वो एवरेज मंथली जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें 13% की ग्रोथ रही है। और जो नंबर ऑफ ट्रकर्स जो यूज़र्स हैं वो 2 और मोर देन 2 सर्विसेज जो यूज़ करते हैं उसमें भी 20% की ग्रोथ रही है। और एक जो ऐप पे इनका जो टाइम स्पेंड हुआ है वो भी 43.74 मिनट से 45.01 मिनट्स हो गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। और ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो टोलिंग में जो टोटल ग्रॉस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो भी 21% से ग्रो की है। और नंबर ऑफ टोलिंग जो ट्रांजैक्शंस हुई है वो भी 17% से ग्रोथ हुई है। 15.6 करोड़ था Q4 FY25 में, और इस Q4 FY26 में 18.3 करोड़। तो ये सारे जो KPIs हैं, मीट्रिक्स हैं जिन पे इस कंपनी को मेजर करते हैं, उनमें सब में ग्रोथ रही है। और सुपर लोड जैसा मैंने बता दिया कि बेंगलोर और हैदराबाद में तो फुली ऑपरेशनल है। इसके अलावा इन्होंने 15 और सिटीज़ में इसको लॉन्च कर दिया है। तो ये सुपर लोड बड़ा ही क्रिटिकल बिजनेस सेगमेंट है इनके लिए। इसको इन्हें क्रैक करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको आगे फर्दर कई सालों तक, कई क्वार्टर्स तक आगे इनको ग्रोथ मेंटेन रखनी है। तो ये सुपर लोड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है मेरे हिसाब से। और ये व्हीकल फाइनेंस का भी जैसा मैंने बताया कि वो बाय द एंड ऑफ FY27 वो उसको ये ब्रेक इवन हो जाएगा इस साल, और फिर वो उसको एंड ऑफ FY27 में वो उसको कोर बिजनेस में ले आएंगे। अभी ये ग्रोथ बिजनेस में है। और कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स के लिए भी बता दिया, क्योंकि कई बार बिजनेस में रिसीवेबल्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिजनेस रेवेन्यू में तो ग्रोथ कर रहा होता है, पैट में भी ग्रोथ आ रही होती है, लेकिन वो एक्चुअल में जो पैसा अपने कस्टमर से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं उसमें, उसके लिए हमें रिसीवेबल्स देखने पड़ते हैं। तो कंपनी ने बोला है कि कोई भी ऐसा रिसीवेबल नहीं है, कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जो 3 महीने या उससे ज़्यादा, जो जिसको 3 महीने से ज़्यादा हो गए हो अभी तक मिला ना हो कस्टमर से। तो रिसीवेबल्स कोई भी 3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। और 50% जो ये बोल रहे हैं कंपनी ने, कि मैनेजमेंट ने बोला है कि 50% रेवेन्यू ये टेलीमेटिक्स के सेगमेंट में एडवांस में रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीवेबल्स के फ्रंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया इनका टोटल जो इनका Q3 FY26 और Q4 FY26 का रिजल्ट एनालिसिस। तो रिजल्ट के फ्रंट पे जैसा कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क रहता है, तो बिजनेस मॉडल इनका बहुत अच्छा है और बहुत ही, एक तरह से मैं कहूँगा, इंडिया में ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में, ट्रकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस है। कंपटीशन इनका कोई खास है नहीं। आई डोंट सी कि कोई और कंपनी इस तरह का काम कर रही हो। और ग्रोथ अगर देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है कंपनी में। Q3 में भी अच्छी ग्रोथ थी, Q4 में भी ग्रोथ मेंटेन्ड है। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल है, वहाँ गोइंग फॉरवर्ड भी आगे आने वाले कई क्वार्टर्स तक अच्छी ग्रोथ इनके आने की पॉसिबिलिटी है। और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ये यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल ये सारे फ्रंट्स पर ये कंपनी अच्छा कर रही है और ये बड़ी अच्छी कंपनी है। मुझे काफ़ी अच्छी पसंद थी ये कंपनी, और अभी भी है पसंद, लेकिन मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इस कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, हम सब जानते हैं कि एक वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस मतलब ईरान और US का जो एक वॉर सिचुएशन बना हुआ है। हालांकि अभी पीस टाइम चल रहा है, लेकिन एक वॉर सिचुएशन बना हुआ है। तो ये जो वॉर की वजह से जो फ्यूल का क्राइसिस हुआ है, और वॉर की वजह से करेंसी का क्राइसिस हुआ है हमारे कंट्री में। प्रधानमंत्री जी ने भी आके बोला कि फ्यूल को कम यूज़ करें। और ये जो फॉरेन करेंसी का जो क्राइसिस है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्टेप्स लिए, गोल्ड इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसकी वजह से अब देखिए ये तो ट्रकिंग बिजनेस में है, और ट्रक में मेन इंग्रेडिएंट तो फ्यूल ही यूज़ होता है। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। तो फ्यूल ना सिर्फ महंगा हो गया है, बल्कि अभी कंटिन्यूस रेट बढ़ भी रहे हैं फ्यूल के। ना सिर्फ महंगा हुआ है, बल्कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम आ गई है। और अब जितनी भी अब अलग अलग सेक्टर जो हैं, अलग अलग ये कंपनी तो डिफरेंट सेक्टर्स को सर्व करती है। उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इनका बिजनेस है। तो डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट हुए हैं इस फ्यूल क्राइसिस की वजह से। तो इस कंपनी पे क्या फ़र्क आया है? सबसे पहला फ़र्क तो ये आया है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपफ्रंट आके बताया, जो कि अच्छी चीज़ है कि मैनेजमेंट ने अपफ्रंट बता दिया। लेकिन कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से ये कंपनी के लिए ख़राब न्यूज़ है। और वो ये है कि जो ये फ्यूलिंग का जो इनका एक बिज़नेस वर्टिकल था, जो कोर सेगमेंट में आता था, जिसमें ये इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, इन सब से टाई अप करके एक फ्यूल कार्ड लिया हुआ था, जो लॉयल्टी कार्ड था। उसके थ्रू ये फ्यूल पंप स्टेशंस पे, पेट्रोल पंप स्टेशंस पे
ये पेमेंट करते थे फ्यूल की, तो वो अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है। तो वो बिज़नेस इनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो गया। तो वहाँ से जो इनको थोड़ा बहुत जो इनको कमीशन मिलती थी, वो बिज़नेस अब इनका क्योंकि फ्यूल कार्ड ही सस्पेंड हो गया तो वो पूरी तरह से इम्पैक्ट हो गया वो एक वर्टिकल। और वो कोर बिजनेस में आता था, यानी कि वो एक प्रॉफिटेबल था, तो वहाँ से कैश आता था, तो वो इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गया। अब ये पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल कार्ड की जो सर्विस अवेल करके जो ये पेमेंट करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बड़ा नेगेटिव हो गया इनके लिए। दूसरा, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट वे तरीके से इस क्राइसिस से इफ़ेक्टेड हैं। तो ऑन रोड जो ट्रक्स चल रहे हैं वो भी कभी या तो फ्यूल शॉर्टेज की वजह से, या फिर अब जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का देख रही थी, वो उन्होंने अपना एक्सपेंशन रोक दिया है। या अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो वहाँ से कंटेनर्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जब कंटेनर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर ट्रक्स से पोर्ट पे माल ले जाके फ़ायदा क्या। तो इस तरह से ऑन रोड पे ट्रक्स की मूवमेंट भी इम्पैक्ट हुई है। तो अब जब मूवमेंट ही इम्पैक्ट होगी तो इनका जो टोलिंग बिजनेस था जहाँ से ये फास्टैग के थ्रू पेमेंट करते थे और इनको कमीशन मिलता था, तो वो भी एक बिज़नेस इनका इम्पैक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक ये रोड्स पे, हालांकि मैनेजमेंट ने ऐसा अभी बताया नहीं है, बट डेफिनेटली मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये ज़रूर बोला है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है फ्यूल की और वेस्ट एशिया क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है, इससे इनका जो अब आने वाला जो क्वार्टर है Q1 FY27, असली मेन इम्पैक्ट इनका उस क्वार्टर में आएगा। क्योंकि मैक्सिमम डेज़ ये प्रॉब्लम मार्च में स्टार्ट हुई थी, तो मार्च वाले क्वार्टर में तो बहुत ही कम डेज़ थे। तो बट जो मेन इम्पैक्ट है वो अब आएगा जो Q1 FY27 का क्वार्टर है। तो इसमें मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये प्रॉब्लम रहेगी। बट मेरा जैसा अंदाज़ा है, मैनेजमेंट ने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है कि टोलिंग बिजनेस इनका इम्पैक्टेड है, बट मेरा जो अंदाज़ा है वो यही है कि टोलिंग बिजनेस भी इनका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ऑन रोड ट्रक्स की मूवमेंट अगर कम हो जाएगी ड्यू टू द फ्यूल अवेलेबिलिटी, नंबर वन, ड्यू टू जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट हुआ है वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह कम पहुंचाएंगे। और जो कंटेनर्स की जो प्रॉब्लम है पोर्ट्स पे, जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे कंटेनर्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी ट्रक्स की सर्विस इसको कम ले पाएंगे। तो ऑन रोड ट्रक्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, जिससे कि इनका टोलिंग बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। तो टोलिंग और फ्यूलिंग, इनके दोनों बिजनेस जो कि कोर बिजनेस में आते थे, वो कैश काउस थे, तो वो दोनों इम्पैक्ट होंगे। तो डेफिनेटली Q1 FY27 इसे मतलब वॉश आउट सा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी हो और ये जल्दी सॉल्व हो जाए। अदरवाइज़ ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें ना तो मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम है। देखिए कोई भी कंपनी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, कंट्री की इकोनॉमिक्स हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। तो यही इस कंपनी के साथ हुआ है। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, ये कंपनी की एज सच डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की प्रॉब्लम है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जिससे इस कंपनी को इम्पैक्ट हुआ है। और डेफिनेटली ये अब आने वाले क्वार्टर में इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग आई वुड से कि इस कंपनी में अगर कोई ख़रीदने की सोच रहा है, बाय करने की सोच रहा है, या किसी ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है उसमें ऐड करने की सोच रहा था, तो आई वुड से कि थोड़ा सा इसको होल्ड करें, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम हो सकता है 1 महीने में सॉल्व हो जाए, हो सकता है ये प्रॉब्लम 1 साल तक चलती रहे, यू नेवर नोज। क्योंकि देखिए जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब बोला जा रहा था कि शायद ये 2-3 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन ऑलरेडी ये मार्च से चलते चलते अब हम मई एंड में आ गए हैं, तो अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी तक ये चल रहा है। तो हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि शायद डील साइन हो जाएगी, शायद कुछ हो जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ। तो वी नेवर नो कि ये प्रॉब्लम अगले 6 महीने चलेगी या 1 साल चलेगी या 1 महीने चलेगी। तो हमें इसमें, जैसे मैं कहूँगा कि पंडित जी बन के हमें इसमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कि ये प्रॉब्लम हमें ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करना है कि 1 महीने में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं अभी ख़रीद लेता हूँ, फिर ये इसका शेयर अच्छा चलेगा। तो अनसर्टिनिटी है, ये जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और जितना लंबा ये प्रॉब्लम चलेगी उतना ज़्यादा इस बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि फ्यूल की जो क्राइसिस है डायरेक्टली इस बिज़नेस से रिलेटेड है।
तो इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने का वेट ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आई वोंट सजेस्ट कि इसमें और ऐड करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आई वुड से कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने का वेट करें। अदरवाइज़ ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इस बिज़नेस को ट्रैक ज़रूर करें क्वार्टर बाय क्वार्टर कि ये बिज़नेस जो कंपनी इस ट्रकिंग बिज़नेस में ये कंपनी जो ट्रकिंग बिज़नेस की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, तो वो बिज़नेस मॉडल वाइज ये बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बट ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है ये प्रॉब्लम, तो मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो इसको ट्रैक ज़रूर करें, और जब लगेगा कि जब आपको कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी रादर कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब डील साइन हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गया है, फ्यूल वहाँ से आना शुरू हो गया है, ये क्राइसिस पूरी तरह से ओवर है, तब डेफिनेटली इस बिज़नेस को अगर हमारे रडार पे रहेगा तो हम इसको बाय करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उस टाइम भले ही ये जैसी न्यूज़ आएगी तो ऑफ कोर्स ये शेयर शायद 5%, 10% या 15% हो सकता है, जब तक आप ख़रीदें ये बढ़ जाए, तो दैट इज़ फाइन। हमारा जो पर्पस है वो 5, 10, 15% की इनकम करना नहीं है, तो हम इसको 10% ऊपर ख़रीद लेंगे, लेकिन अभी जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है तब तक हमें इसमें रिस्क नहीं लेना। तो ये बिज़नेस, अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, बट ये एक्सटर्नल फैक्टर की प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इस बिज़नेस को कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने का हमें वेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको ख़रीदने के बारे में सोचेंगे। तो जिनके पास है कम से कम और ऐड ना करें इसमें, और जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा इसमें दूर ही रहें। तो फिलहाल अदरवाइज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिज़नेस अच्छा है, तो इसको अपने ट्रैक पे, अपने रडार पे ज़रूर रखें, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब इसको दोबारा से कंसिडर करेंगे और तब इसमें डेफिनेटली बाय करेंगे। तो बहुत अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ख़रीदने लायक बिज़नेस है, और ये अच्छा करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ओनली थिंग इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि अभी 1 महीने में होगी या 1 साल में होगी, ये नहीं पता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व होने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये थी ब्लैक बक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल एनालिसिस, क्राइसिस का इम्पैक्ट और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस। तो मेरा पर्पस इस वीडियोस को बनाने का यही है कि जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सिंपल लैंग्वेज में मिल सके, और उन्हें समझ में आए कि करना क्या है, और वो बिज़नेस को खुद अंडरस्टैंड करना सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके माइंड में इसी बिज़नेस को लेके या किसी और बिज़नेस को लेके, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं शेयर बाज़ार के पर्सपेक्टिव में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। आई विल एड्रेस योर कमेंट्स। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।